सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कहानी एक ऐसी ही आज़ाद गांव की कहानी है जो कि पूर्णागिरी के पुजारियों को चांद राजाओं ने भेंट किया था और इसे कर मुक्त रखा था। और उसके बाद अंग्रेज शासकों ने भी इसी गांव को कर मुक्त रखा था। उस गांव का नाम थाक था जो कि आज के उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। थाक के पास की घाटी जो कि लद्या घाटी के नाम से जानी जाती थी, वहां सालों साल तक शांति बनी रही। लेकिन अचानक 1938 में एक नरभक्षी बाघ का वहां आगमन हुआ। इस आदमखोर को थाक के नरभक्षी के नाम से जाना गया। 1938 में एक दिन कॉर्बेट के पास खबर आई कि कोट किंद्री गांव में एक 12 साल की लड़की जो कि आम के पेड़ के नीचे से गिरे हुए आम उठा रही थी, उस पर अचानक से बाघ ने हमला किया और सब गांव वालों के सामने से उठाकर उसे जंगल ले गया। इस लड़की का पीछा करने का किसी ने भी साहस नहीं किया। और कुछ दिन बाद जब कॉर्बेट वहां पहुंचे तो बाघ के निशान वगैरह जमीन से धुल चुके थे। कोट किंद्री गांव चुका से 4 मील दूर दक्षिण पश्चिम में था और थाक से 3 मील दूर पश्चिम दिशा में पड़ता था। सरकार ने इस इलाके में पेड़ गिराने की मुहिम छेड़ी थी और इसके चलते सरकार को इस आदमखोर को मारने की जल्दी थी। यदि यह आदमखोर टाइम पर नहीं मारा जाता तो वहां मजदूर डर के मारे काम नहीं कर पाते। इसके चलते सरकार ने कॉर्बेट से गुजारिश की कि इस आदमखोर को जल्द से जल्द मार गिराया जाए। कॉर्बेट को सरकार के प्रोजेक्ट के से ज्यादा उस इलाके के गांव वालों की चिंता थी। छोटा आसान रास्ता ना पकड़ के, क्योंकि वो मलेरिया ग्रस्त इलाका था, कॉर्बेट ने सफर पैदल तय करने का सोचा। पहले मोरनौला की पहाड़ियों से होकर शेरिन लोड लेकर ये कोट किंद्री के शिखर वाले पहाड़ पर पहुंच जाते। जब को इनकी यह तैयारियां चल रही थी तब इनके पास एक और औरत के मारे जाने की खबर आई। ये सेम गांव में मारी गई थी जो कि लद्या घाटी की दाईं ओर था और चुका से लगभग आधा मील दूर था। ये एक बुजुर्ग महिला सेम गांव के प्रधान की मां थी। अपने घर से कुछ 50 गज दूर एक खेत में घास वगैरह काट रही थी। खेत के दूर वाले छोर से शुरू करके ये घर की तरफ आते आते घास काट रही थी। घर से केवल 1 गज दूर बाघ ऊपर वाले खेत से इसको पकड़कर 12 फीट की छलांग लगाकर घने जंगल की तरफ चला गया। ये सब इसके बेटे के सामने हुआ जो साथ वाले धान के खेत में काम कर रहा था। यह हमला इतना अचानक था कि उस महिला को बस एक बार ही चिल्लाने का मौका मिला। हमले से घबराए उस लड़के की बाघ का पीछा करने की हिम्मत नहीं हुई। और 2 दिन बाद सेम से जब पटवारी आया तो कुछ 80 लोग मिलकर जंगल गए तो देखा कि बाघ ने जंगल में घर से बस 60 गज दूर ही उस औरत को खा लिया था। कॉर्बेट के दोस्त और अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल के डिप्यूटी कमिश्नर इबॉत्सन ने इसके बारे में विचार किया तो इबॉत्सन ने कहा कि वो तिब्बत के बॉर्डर पर कुछ मसला सुलझाने जा रहे हैं और कुछ दिन के लिए इनके साथ सेम चल सकते हैं और वहां से वो तिब्बत के बॉर्डर की तरफ निकल जाएंगे। 12 अक्टूबर को नैनीताल से निकलकर ये लोग 10वें दिन सेम पहुंचे। सेम पहुंचकर इन्होंने अपना टेंट एक खेत में लगाया जो कि आखिरी मारे जाने वाली औरत के घर से मात्र 200 गज दूर था। अगले दिन इबॉट्सन वहां के लोगों से बातचीत करने में व्यस्त हो गए और कॉर्बेट जंगल की तरफ बाघ के निशानों की खोज में। लद्या नदी के दोनों तरफ के किनारों पे रेत की खुली जगहें थी। इस रेत में कॉर्बेट ने एक जवान नर बाघ और एक बाघिन के पंजों के निशान देखे। ये बाघिन काफी बार लद्या को पार करती थी और सब गांव वालों का इसी बाघिन पर शक था कि यही नरभक्षी बाघिन है। ये बाघिन पिछली रात इनके टेंट के पास से भी गुजरी थी। ये बाघिन जवान थी और इसके नरभक्षी बनने का कारण कुछ अच्छे से कहा नहीं जा सकता था। हो सकता है चुका के नरभक्षी जिसको कॉर्बेट ने पिछली अप्रैल में मारा था उसका साथ देती हो, पर कॉर्बेट का यह सोचना बाद में गलत साबित हुआ। 24 तारीख को ये 4 भैंसें जंगल में कोट किंद्री गांव के पास बांध देते हैं, पर बाघिन अगले 2 दिन तक बिना इन भैंसों को छुए इनके बस कुछ फीट पास से ही गुजरी थी। इस पर सेम के पटवारी और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने कहा कि यह तरीका कामयाब नहीं होगा क्योंकि पहले भी काफी शिकारी ये कोशिश कर चुके थे। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय इनके पास था गांव का मुखिया जिसका नाम तिवारी था और एक और इंसान पहुंचा और इन्होंने बताया कि इनके गांव से एक आदमी गायब हो गया है
और इनका शक है कि वो आदमखोर का शिकार हुआ है। यह आदमी अपनी गायें देखने गया और जाते जाते अपनी बीवी को बोल गया था कि मवेशी जंगल में ज़्यादा दूर ना भटक जाएं, तो ये इनको लेकर आता है। कॉर्बेट, इबॉर्टसन की बीवी, तिवारी और एक और आदमी सुबह 10 बजे थाक की तरफ निकल जाते हैं। थाक 2 मील दूर था, पर खड़ी चढ़ाई के चलते ये लोग पसीने में तर गांव पहुंचते हैं। उस आदमी की बीवी बड़े सदमे में थी। यहां से वो लोग उस दिशा में जाते हैं जहां वो आदमी गया था। आगे झाड़ियों में उस इंसान की धोती और टोपी मिलती है। इस जगह इन्हें उस इंसान और बाघ के बीच संघर्ष के भी निशान मिलते हैं, पर खून नहीं दिखता, जिसका मतलब था कि बाघ ने अपनी पहली पकड़ ही इस इंसान से नहीं छोड़ी थी, जिसे खून निकलने की संभावना नहीं थी। ड्रैक मार्क का पीछा करना यहाँ काफी मुश्किल साबित हो रहा था, क्योंकि बाघिन जहां इस इंसान को लेकर जा रही थी वो काफी घना था और 2 घंटे में ये बस आधा मील ही तय कर पाए थे। इस बीच इन्हें वो जगह भी मिली जहां बाघिन ने इस इंसान को पहली बार छोड़ा था। उस जगह मिट्टी में काफी खून था। कुछ दूर चलने पर इनको एक पहाड़ के शिखर के पास रास्ते के साइड में एक बड़ा सा पत्थर दिखा और कॉर्बेट को लग रहा था कि बाघिन इसी पत्थर के नीचे होगी। इबॉटसन और तिवारी को वहां खड़े रहने के लिए कहकर कॉर्बेट ने रास्ता छोड़ा और खुद पत्थर पर धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया। जैसे ये पत्थर के सबसे ऊपरी भाग पर पहुंचने वाले थे, अचानक से इनके सामने वाली झाड़ियों में कुछ हरकत हुई और कुछ ही पलों में एक बंदर ने सामने वाले जंगल से अलार्म कॉल दी। बाघिन ने इनको देख लिया होगा जब ये अपना सर धीरे धीरे पत्थर के ऊपर ला रहे होंगे, और दुर्भाग्य से वो जाग रही थी और उन्हें देखते ही वो जंगल में गायब हो गई। इनका बहुत अच्छे से किया गया पीछा एकदम आखिरी पल में बर्बाद हो गया। खून इस जगह भरपूर था और उस आदमी के बचे जो भी अवशेष ढूंढने में इनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। कुछ पल पहले ये एक जीता जाता इंसान था, किसी का बाप, किसी का बेटा और किसी का पति था। यह ख्याल कॉर्बेट को बड़ा विचलित करने वाला लगा। आदमखोरों को मारने का हर एक असफल प्रयास उनको और चालाक बना देता है, और ये वो एक वैसा ही मौका था। ऐसे में कभी तो आदमखोर एक बार खाने के बाद कभी अपने शिकार पर वापस नहीं आता। वहां से दौड़ने के बाद बाघिन झाड़ियों में जा छिपी थी, जो कुछ 40 गज वर्ग का छोटा सा हिस्सा था। यहां से वो बिना बंदर की नजर में आए निकल नहीं सकती थी, तो ये वहां बैठकर आगे की योजना सोचने लगे। आखिरकार इन्होंने उस इंसान के पास किसी पेड़ में मचान बनाने का सोचा। मचान बनाने का सामान लाने की जिम्मेदारी इबॉटसन ने ली और कॉर्बेट पास ही के एक पेड़ पर बैठ गए। इबॉटसन और तिवारी को गए अभी 15 मिनट ही हुए थे कि झाड़ियों के दाईं छोर से कुछ 20 गज दूर इन्हें एक पत्थर के हिलने की आवाज आई। ये पत्थर थोड़ा ढीला होगा, जिस पर पांव रखते ही वो बाघिन की तरफ मुड़ गया, लेकिन ये एहसास होते ही बाघिन ने अपना पांव उठा लिया, जिससे कि वो पत्थर वापस अपनी पहली स्थिति में आ गया। कॉर्बेट बंदूक तानकर उस जगह से बिना नजर हटाए देखते रहे। जब इनके कंधे थकने लगे तो कुछ मिनटों बाद इनको झाड़ियों के सामने के हिस्से से पत्तियां हिलने की आवाज आई। कॉर्बेट बताते हैं कि यह दर्शाता है कि बाघ कितने चुपचाप जंगल में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। पहली आवाज के बाद से इन्होंने उस जगह से नजर नहीं हटाई थी, लेकिन बाघिन ने कुछ देर वहां खड़े होकर इनको देखकर अपनी जगह बिल्कुल चुपचाप बदल भी ली थी। आगे इन्हें कोई आवाज नहीं आई और कुछ देर बाद इबॉटसन भी वहां चाय, नाश्ता और एक आदमी को लेकर पहुंच गए, जो पेड़ पर चढ़कर बाघिन का ध्यान खींच सके जब तक दूसरे पेड़ पर मचान बन पाए। कॉर्बेट के मचान पर चढ़ने के बाद इबॉटसन और उनके साथ आया आदमी जब वापस जाने लगे तो कॉर्बेट ने इनको हर एक एहतियात बरतने को कहा। अभी इनको निकले 1 मिनट भी नहीं हुआ था जब इनको सामने झाड़ियों से किसी जानवर के चलने की आवाज आई और साथ में ही बंदर ने भी अलार्म कॉल दी। कॉर्बेट को इनका प्लान सफल होते दिख रहा था, पर कुछ ही मिनट में इन्हें एक काकड़ की अलार्म कॉल सुनाई दी, जो कि उस बड़े पत्थर की तरफ से आई। तो ये सुन इन्हें निराशा हुई, क्योंकि वो बाघिन यहां आने की बजाय इबॉटसन के पीछे निकल गई थी। खैर, पूरी सावधानी बरतते हुए इबॉटसन अपने कैंप सेम पहुंच गए और बाघिन रात में कॉर्बेट के पास वापस नहीं आई। रात में बस एक साई और एक भालू इनके पास से लाश को सूंघते हुए गुजरा था।
अगले दिन सुबह कुछ गांव वालों के साथ इबॉटसन वहां आए और उस आदमी के अवशेष वहां से ले गए। इन्होंने यही पाया कि पूरे रास्ते में बाघिन ने इनका पीछा किया था। कल रात को पीछा करने के बाद वो बाघिन लद्या पार करके दूसरी तरफ चली गई थी। अगले दिन यानी 28 तारीख को दो डाक ले जाने वाले व्यक्ति जो कि थोड़ा लेट होने की वजह से सेम की तरफ एक शॉर्टकट लेकर आ रहे थे, इन्हें उस रास्ते में वो बाघिन छिपी हुई दिखी। इनकी सावधानी ने इनकी जान बचाई उस दिन, और ये दौड़ते हुए कॉर्बेट के कैंप पहुंचे और उन्हें ये सब बताया। अपनी बंदूक जल्दी से उठाकर कॉर्बेट और इबॉटसन उस जगह पहुंचते हैं और बाघिन के पंजों के निशान देखते हैं, पर बाघिन इनकी नजर में नहीं आती। 29 तारीख को इनको खबर मिलती है कि गांव का एक बैल वापस नहीं आया है और कुछ खून के छींटे लोगों ने एक जगह पर देखे हैं। मुआयना करने पर पता चला कि इसका शिकार एक बाघिन ने किया है, पर इतना बोझ उठाए बाघिन के पंजों के निशान फैले हुए थे और इसी कारण ये अच्छे से बाघिन की पुष्टि नहीं कर पा रहे थे। बाघिन के दांतों से कुछ देर बाद वो बैल तब छूट जाता है जब वो दो विशाल पत्थरों के बीच फंस जाता है। इस बैल का कुछ हिस्सा इस बाघिन ने वहीं खाया था। जल्दी से एक काम चलाऊ मचान कुछ रस्सियों के सहारे वहां बनाया जाता है, क्योंकि अब बाघिन ने नीचे जंगल से आवाज देनी शुरू कर दी थी। बाघिन पूरी रात दूर से ही आवाज लगाती रही और सुबह तक वो बंद हो गई थी। इसका मतलब सरल था कि बाघिन ने कॉर्बेट को मचान में चढ़ते देख लिया होगा। उनकी एक कोशिश भी असफल रही। 2 दिन बाद इनको खबर मिलती है कि बाघिन ने इनकी एक भैंस को मार गिराया है। ये जल्दी उस जगह पहुंचकर देखते हैं कि भैंस को मारने के बाद उसकी रस्सी को तोड़कर वो बाघिन भैंस को जंगल में ले गई थी। जंगल में वो उसे एक नाले में ले गई थी। नाले का हिस्सा कुछ 200 गज लंबा था और इसके एक छोर पर छोटे छोटे पौधों का एक टुकड़ा था। इस जगह को कॉर्बेट अच्छे से जानते थे, पर इससे पहले वो इस हिस्से को अच्छे से मार्क नहीं कर पाए थे और असावधानी से नाले में चलते हुए बाघिन ने उस हिस्से में छिपे इनको पहले देख लिया और सीधा जंगल में ऊपर चली गई। यहां कुछ दूर बाघिन का पीछा करते वो उसे खो देते हैं। अभी तक इन्होंने शिकार नहीं देखा था, तो ये शिकार को ढूंढना शुरू करते हैं और शिकार इनको नाले में कुछ दूर झाड़ियों के नीचे ढका मिल जाता है। अब यहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं था जहां ये मचान बना सके और जमीन पर बैठना खतरनाक हो सकता था, तो उस दिन के लिए ये लोग वापस चले जाते हैं। अगले दिन वापस उस जगह पहुंचकर इन्हें मालूम पड़ा कि बाघिन रात में आकर उस भैंस को उठाकर ले गई है। ड्राइव मार्क का पीछा करना ये शुरू करते हैं तो इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहीं पथरीला रास्ता जहां कुछ भी निशान नहीं था, तो कहीं गीला रास्ता जहां निशान धुल चुके थे। ऐसे धीरे धीरे चल के ये 1000 फीट पहाड़ पर ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ कई सारी झाड़ियां थी, जिसमें कि नीचे जमीन को देख पाना बड़ा मुश्किल काम हो गया था। और ऐसे चलते चलते इन्हें वो शिकार तब तक नहीं मिला जब तक कि ये लगभग उसके ऊपर ही पहुंच गए थे। शिकार का मुआयना ये कर ही रहे थे कि इनकी बाईं तरफ से हल्की सी गुर्राहट आई। अपनी राइफल्स ताने जब ये उस जगह की तरफ जाने लगते हैं तो बाघिन एक नाले में चली जाती है। उसका पीछा करना कुछ फायदा नहीं देता, तो ये वापस किल के पास जाते हैं और 2 पेड़ चुनते हैं बैठने के लिए। शाम तक बिना कुछ दिखे ये अंधेरा होते ही पेड़ों से उतरते हैं और वापस कैंप की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। पूरे रास्ते इनको पीछा किए जाने का एहसास लगा रहा, पर साथ में पूरी सावधानी से चलकर ये बिना किसी हादसे के रात 9 बजे कैंप पहुंच जाते हैं। इबॉटसन अपने यहाँ का रहन बस इतना ही बढ़ा सकते थे और अगले दिन वो अपने 50 लोगों के साथ वहां से 12 दिन की पैदल यात्रा पर तिब्बत के बॉर्डर के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही ये कैंप बिल्कुल सूना पड़ गया। अब कॉर्बेट और इनके 2 ही आदमी उस जगह पर रह जाते हैं और वो एक झाड़ियों से घिरा खेत था। इनके आदमी मुखिया के घर पर सोते थे, तो इन्होंने दिन में खूब सारी लकड़ियां इकट्ठी करवाई, रात भर आग जलाई रखने के ख्याल से। ये बाघिन को दूर रखने में मदद करे या ना करे, पर इनको आसपास इलाका देखने में जरूर मदद करती। बाघिन नदी की इसी तरफ है। इस बात की पुष्टि करने के लिए शाम में ये नदी के रेत में बाघिन के पंजों के निशान की छानबीन करने गए, तो इनको पता चला कि बाघिन अभी इनकी तरफ ही है।
अगले दिन अपने आदमियों के लिए कुछ मछली पकड़कर रोज की तरह नदी के किनारे एक चट्टान पर ये बैठने जा ही रहे थे कि एक मोड़ बाद इन्हें एक बंदर और एक सांबर की अलार्म कॉल सुनी अपनी दाईं ओर की पहाड़ी से। और पत्थर के पास पहुंच के इन्होंने बाघिन के ताजे पंजों के निशान देखे। कॉर्बेट की शाम की चाय इनको काफी महंगी पड़ी। इस देरी की वजह से एक इंसान की जान गई, कई हजार लोगों के काम रुक गए और कॉर्बेट को भी कई और दिनों की मुश्किल पड़ गई। अगले 3 दिनों तक कॉर्बेट को इस बाघिन का कुछ अता पता नहीं लगा। नवंबर 7 को कॉर्बेट अपने वापस जाने की तैयारी में जुट गए। लोगों ने आकर इनसे बड़ा अनुरोध किया कि वो इस आदमखोर को मारकर ही यहां से जाएं, पर इनके लिए यहां रुकना मुश्किल था और लोगों को दिलासा देकर कि वो जल्द से जल्द वापस आएंगे, वो 9 नवंबर को नैनीताल पहुंच गए। ये 7 तारीख को सीएम से निकले थे और नरभक्षी बाघिन ने 12 को थाक में एक इंसान को मार दिया। 24 को वापस चुका पहुंचकर इनकी योजना थी कि ये थाक में अपने रहने का इंतजाम करेंगे। तो इस प्रस्ताव पर थाक के प्रधान ने इनको बताया कि 12 को उस इंसान के मारे जाने के बाद थाक गांव बिल्कुल खाली हो गया है और सब लोग वहां से निकलकर अस्थायी रूप से चुका में रह रहे हैं और ऐसी जगह में रहने से ये अपनी जान तो बचा पाएंगे पर अपने आदमियों की जान बचाने में असफल रहेंगे। गांव के प्रधान ने इनको आखिरी मारे जाने वाले इंसान का पूरा किस्सा सुनाया। ये खुद उस दिन शिकार होने से बाल बाल बचा था। शाम के समय प्रधान अपनी पोती के साथ अपने घर से 60 गज दूर अदरक के खेत में काम कर रहा था जब जंगल से अलार्म कॉल्स आनी शुरू हुई। तो इसकी बीवी ने इसको घर से आवाज लगाकर बोला कि जल्दी घर आओ। इन्हें क्या वो अलार्म कॉल सुन नहीं रही हैं? जल्दी से जब ये घर पहुंचा तो खेत के पार जंगल में इन्हें कुछ लाल चीज चलती नजर आई और इसके आधे घंटे बाद बागी ने एक इंसान को पकड़ लिया जो एक खेत के छोर पर लगे एक पेड़ से पत्तियां तोड़ रहा था और ये सब इनके घर से मात्र 300 गज की दूरी पर हुआ था। थाक सदियों से एक कर मुक्त गांव रहा था जिसका अंग्रेज शासन ने भी पालन किया था, लेकिन सदियों बाद थाक गांव का ऐसा हशर देखना बहुत ही हैरानगी वाला था। गांव वाले सब एकदम से अपने मवेशी लेकर भाग गए थे और वो भी अपने घरों के दरवाजे बिल्कुल खुले छोड़कर। गांव में कॉर्बेट को जीव के नाम पर बस एक बिल्ली मिली। गांव के खुले दरवाजे मौत का संकेत लेकर थे। इनमें किसी भी दरवाजे के पीछे आदमखोर घात लगाए आने वाले को मौत के घाट उतारने को तैयार बैठा हो सकता था। बड़ी सावधानी से कॉर्बेट इस गांव के पार निकले और इन्हें वो जगह ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई जहां आखिरी इंसान को इस आदमखोर ने मारा था। गांव के लोग उस जगह तक आए थे पर उसके बाद उस इंसान को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। अपने साथ लाए भैंस को एक पेड़ की जड़ के साथ बांध के कॉर्बेट वापस अपने कैंप की तरफ शाम होते ही चल देते हैं और वापस जाते हुए गांव के खुले दरवाजों का जोखिम ना उठाकर वो गांव के थोड़े नीचे वाली सड़क का इस्तेमाल करते हैं। गांव से कुछ दूर आम के पेड़ के नीचे एक छोटे से पानी की धारा बहती थी जहां इन्होंने गांव में घुसने से पहले पानी पिया था और अपने पैरों के निशान छोड़े थे और अब इनके पैरों के निशान के ऊपर उस बाघिन के निशान भी बने हुए थे और वो बाघिन एक खड़ा रास्ता लेकर गांव की तरफ इनका पीछा करते हुए गई थी। इनका गांव की तरफ से ना आने का एहतियात बरतना सुरक्षित साबित हुआ। जैसा कि कॉर्बेट ने अगले दिन देखा कि बाघिन ने चुका से इनका पीछा थाक तक किया था और शाम को कॉर्बेट का चुका में इनके कैंप तक पीछा करती रही थी। 22 तारीख को घर से निकलते समय इन्होंने अपने आप को 10 दिन का समय दिया था इस बाघिन को मार गिराने का। ये इनका आखिरी अभियान था किसी आदमखोर के शिकार का। सालों भर इस काम को करते कॉर्बेट अब काफी जोखिम ले चुके थे और इनकी निजी जिंदगी और सेहत पर इसका काफी असर दिख रहा था। अब बस 6 दिन बचे थे और रात में आग के किनारे बैठकर ये इस आदमखोर को मारने की योजना बनाने लगे। यह आदमखोर इंसानी शिकार के लिए अब बेताब था और इसकी 1-2 दिन की हरकत भी यही साबित कर रही थी। ऐसे जानवर का शिकार कई तरीकों से किया जा सकता है और इनमें से सबसे कारगर तरीका है किसी शिकार हुए जानवर या इंसान के पास किसी पेड़ पर बैठकर नरभक्षी का इंतजार किया जाए। ये सोचते हुए कॉर्बेट 2 और भैंसें लेकर थाक की तरफ निकल जाते हैं 25 को। इनको खबर दी जाती है कि लकड़ी काटने वाले लोग
इस बाघिन और बाकी जंगली जानवरों से डरकर काम बंद कर चुके हैं। उस इलाके में लकड़ी काटने आए मजदूर, ठेकेदार और बाकी लोग मिलकर तकरीबन 10,000 लोग थे। और कॉर्बेट को यह बात बड़ी हैरानी भरी लगती है कि इतने ज्यादा लोग एक जानवर से डरकर एकदम दुबक सकते हैं। ये डर इनको सावो में हुई घटना की याद दिलाता है। सावो अफ्रीका में एक जगह है जहां 2 शेरों ने रेल पटरी बनाने वाले मजदूरों का इतना शिकार किया था कि वहां रेल का काम बंद होने की कगार पर पहुंच चुका था। खैर, वो इन भैंसों को थाक की तरफ ले जा रहे होते हैं जब इनको बाघिन के पंजों के निशान मिट्टी में मिलते हैं और ये सीधा थाक की तरफ जा रहे थे। वहां पहुंचकर वो उस भैंस को एक आम के पेड़ के नीचे बांध देते हैं और दूसरी भैंस को उसकी जगह पर सोया पाते हैं। बाघिन पिछली रात को इस भैंस के कुछ फीट पास से ही गुजरी थी, बिना इसको हाथ लगाए। अपने साथ लाए ये दूसरी भैंस को एक बादाम के पेड़ के नीचे बांधकर वापस चुका जाकर तीसरी भैंस को लद्या के पास सेम गांव के एक नाले में बांध देते हैं। अगले दिन ये तीनों भैंसों को बिल्कुल ठीक पाते हैं और चुका में थाक के कुछ गांव वाले इनसे गुजारिश करते हैं कि थाक से कुछ खाने पीने की चीजें लाने में ये इनकी मदद करें। गांव के कुछ लोग और कॉर्बेट के खुद के आदमी थाक जाते हैं और कॉर्बेट की देखरेख में वो अपना सामान जल्दी से तैयार कर लेते हैं। कॉर्बेट की योजना थी कि थाक के रास्ते में ये किसी पेड़ पर बैठकर बाघिन का इंतजार करेंगे, क्योंकि उस रास्ते को बाघिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी। तो अपने आदमियों से एक अस्थायी मचान पेड़ पर बनवाकर और उन लोगों को वापस चुका छोड़कर शाम को ये 4 बजे पेड़ पर चढ़ जाते हैं और नीचे एक बकरी को गले में घंटी बांधकर छोड़ देते हैं। उस रात ठंड पड़ी और कुछ समय के लिए जोर की बारिश भी पड़ी और बाघिन का कुछ नामो निशान नहीं मिला। सुबह 8 बजे मचान से उतरकर वापस चुका आकर नाश्ता पानी करने के बाद वो वापस थाक की तरफ चल पड़ते हैं, अपने 6 आदमियों को साथ में लेकर। सावधानी से पहली भैंस के पास जाते हैं तो पाते हैं कि वो आराम से सो रही थी, लेकिन जैसे ये दूसरी भैंस के पास पहुंचने को होते हैं तो उन्हें उस तरफ से 2 मैगपाई यानी नीलकंठ या दयाल पक्षी उड़ते दिखते हैं। इसके 3 अर्थ थे। भैंस मारी जा चुकी है, वो थोड़ी सी खाई जा चुकी है और वहां से उठाकर नहीं ले जाई गई है, और बाघिन कहीं आसपास नहीं है। तफ्तीश करने पर पता चला कि वो भैंस बाघिन ने नहीं बल्कि सांप के काटे जाने से मरी थी और उसे मरा देखकर बाघिन ने उसका कुछ हिस्सा खाया था रात में। इनके आदमी जल्दी से इनके लिए पेड़ पर मचान बनाते हैं और बाकी चाय का इंतजाम करते हैं, जो कॉर्बेट के रात के लिए काफी थी। चाय पीकर वो 4 बजे शाम में पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अपने आदमियों को थाक में रुकने की इच्छा के विपरीत ये उनको वापस चुका जाने को ही बोलते हैं। चाहे चुका जाने में खतरा था, पर वो खतरा थाक में रुकने के मुकाबले कुछ भी नहीं था। वो एक चांदनी रात थी और पिछली रात की बारिश ने आसपास सब साफ कर दिया था। कॉर्बेट अपने आसपास 100-150 गज तक बिल्कुल साफ देख पा रहे थे। 150 गज दूर एक खेत में एक सांबर और उसके बच्चे को साफ साफ देख पा रहे थे। कुछ देर बाद एक काकड़ थाक के ऊपर वाली पहाड़ी से आवाज देता है, पर कुछ ही पलों में शांत भी हो जाता है। काकड़ को शांत हुए कुछ पल ही हुए थे जब गांव की तरफ से एकदम से किसी इंसान के जोर के चीखने की आवाज आई। ये ऐसी आवाज थी कि जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। यह आवाज इतनी अचानक थी कि कॉर्बेट झटके से उठे और मचान से नीचे उतरने वाले ही थे, ये सोच के कि बाघिन ने उनके किसी आदमी को पकड़ लिया होगा। पर उनको थोड़ी सुध आई, क्योंकि वापस जाते हुए उन्होंने अपने सभी इन आदमियों को अच्छे से गिना था। फिर वो आवाज किसकी हो सकती है? आवाज काकड़ और सांबर ने भी सुनी थी, क्योंकि आवाज के आते ही वो एकदम से चौकन्ने हो गए थे। यह आवाज दोबारा नहीं आई और थाक के मुखिया ने इनको बोला था कि थाक में ना तो चोर आ सकते हैं, क्योंकि वो पूर्णागिरी के पुजारियों का गांव है, और आदमखोर के डर से वैसे भी वहां गांव में कोई नहीं जा रहा था। तो अपने ख्याल को सीमित करके ये अगले दिन सुबह जब चुका पहुंचते हैं तो वहां कई लोग इनके कैंप में बैठकर इंतजार कर रहे थे। कुछ उनको रात की घटना बताने के लिए बैठे थे, जिसमें कि बाघिन रात भर पहाड़ की तलहटी में आवाज करती रही और वहां काम करने वाले लोगों ने आग जलाकर रात भर काटी और काम वहां रुक चुका था। सबके जाने के बाद कॉर्बेट थाक के मुखिया से उस आवाज के बारे में सवाल करते हैं, तो वो भी उसका कुछ जवाब नहीं दे पाया। तो उस ख्याल को आराम देकर वो नाश्ता करने लगते हैं जब सेम गांव का मुखिया आकर इनसे बोलता है
कि इसकी बीवी ने सुबह सेम के पास एक खेत में खून के निशान देखे हैं। नाश्ता करके कॉर्बेट सेम की तरफ चल देते हैं। जब ये सेम जाने के लिए नदी पार कर रहे थे, तब इन्हें इनकी तरफ आते 4 लोग दिखे। उनसे बात करके पता चला कि बागिन थाक और चुका के बीच में आवाज लगा रही थी। उन लोगों को वही इंतजार करने के लिए बोलकर कॉर्बेट सेम की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वह एक बड़े तेंदुए ने काकड़ का शिकार किया था। अभी वो निशान देख ही रहे थे कि बागिन की आवाज फिर आने लगती है और इनके मुताबिक वो थाक से कुछ 500 गज नीचे एक नाले से आ रही थी। जल्दी वापस उन लोगों के पास पहुंचकर ये सब चुका पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लकड़ी गिराने वाले कई लोग इकट्ठे हुए थे और इनसे अनुरोध करते हैं कि इस बागिन को बिना मारे वो वहां से नहा जाएं, और अगर 1 दिसंबर को वहां से चले गए तो ये सब भी काम छोड़कर चले जाएंगे। ये 29 नवंबर की सुबह थी और उन लोगों को ये आश्वासन देकर कि 2 दिन में वो जो बन पाएगा वो करेंगे, लेकिन 1 तारीख के बाद रुकना इनके लिए मुश्किल है। ये सब कहकर वो वहां से निकल देते हैं। बागिन की आवाज अब आनी बंद हो गई थी। इनकी योजना थी कि बागिन की आवाज थाक की तरफ जाते जाते सुनने की कोशिश करेंगे और अगर वो नहीं मिलती है तो फिर मचान पर बैठकर रात भर काटेंगे। ना तो बागिन की आवाज उसके बाद आई और शाम होते ही ये उस मचान पर बैठ गए। रात भर बागिन का कुछ अता पता नहीं चला और सुबह ठंड से हुई बुरी हालत के चलते ये वापस कैंप पहुंचते हैं तो लोगों ने बताया कि बागिन रात भर चुका और कुमाया चक के बीच में आवाज देती रही और कुमाया चाक में मजदूरों ने शोर मचाकर जब इसको भगाने की कोशिश की तो उसने गुरा गुराकर इन सबको चुप होने पर मजबूर कर दिया था। अब ये इनका आखिरी दिन था बागिन को मारने की कोशिश का। अब बिना समय गवाए ये आगे की योजना सोचना शुरू करते हैं। तभी गांव वाले आकर इनको कहते हैं कि इन्हें जंगल में बकरी बांधकर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ का हर एक बाघ भैंस खाए या ना खाए बकरी जरूर खाता है। अपनी इच्छा के विपरीत ये उनकी बात मान जाते हैं और अपने कुछ आदमियों के साथ थाक की तरफ चल देते हैं। इनकी योजना थी कि बकरियों को थाक से थोड़ा नीचे नाले की तरफ एक बड़े बादाम के पेड़ के दोनों तरफ कुछ दूरी पर बांध देंगे और खुद बादाम के पेड़ पर से पूरे रास्ते पर, जो कि पेड़ के नीचे से ही निकलता था, उस पर नजर रखेंगे। थाक से कुछ दूर पहले जब ये चढ़ाई के बाद समतल जमीन पर पहुंचे तो इन्हें बागिन की आवाज आई, जो कि इनकी दाईं ओर से कुछ 150 गज दूर से आई थी। ये जगह बहुत ही बीहड़ थी और यहां बागिन का पीछा करना मुश्किल था, तो ये चुपचाप वो आवाज दोबारा सुनने के लिए बैठ गए। कुछ देर बाद बागिन ने आवाज फिर से लगाई और वो कुछ 50 गज चल पड़ी थी और थाक की तरफ ही जा रही थी। कॉर्बेट जल्दी से थाक की तरफ बढ़ते हैं, अपने आदमियों को मुखिया के घर के ऊपर वाली मंजिल में बिठा देते हैं और खुद जल्दी से बकरियों को बांधकर उस पेड़ पर तकरीबन 40 फुट ऊपर जाकर आराम से बैठ जाते हैं। 10 मिनट बाद एक काकड़ की जंगल से आवाज आई तो इनकी उम्मीद एकदम से 7वें आसमान पर पहुंच गई, पर अगले कुछ क्षणों में वो वापस खत्म भी हो गई, क्योंकि काकड़ ने 3 बार अलार्म कॉल के बाद कुछ भी नहीं किया। ऐसे बैठे बैठे अब 4 बज चुके थे और 5 बजे तक कॉर्बेट जैसे तैसे पेड़ पर बैठे और ज्यों ही हवा ठंडी हुई वो वापस पेड़ से उतर गए, क्योंकि इनको अब कंपन भी शुरू हो गया था और ऐसे में वो बागिन पर सटीक निशाना लगाने के काबिल नहीं थे। पेड़ से उतरकर और अपने आदमियों को इकट्ठा करके वो बकरियों समेत वापस चुका की तरफ चल पड़ते हैं। शाम धीरे धीरे बढ़ रही थी और इस चुका की तरफ जाते जाते अभी पहाड़ के शिखर के पास वाली एक समतल जमीन के टुकड़े पर पहुंचे ही थे जब बागिन की आवाज आई। यह आवाज इनकी दाईं ओर से कुछ 1 मील दूर से आई थी। अब यहां कॉर्बेट के पास एक छोटा सा मौका था इस बागिन का शिकार करने का, पर शाम तेजी से रात की तरफ बढ़ रही थी और अगर कुछ किया जाना था तो वो अभी करना पड़ना था। इनके हिसाब से अब आधे घंटे की ही दिन की रोशनी बची थी और 1 मील दूर से अगर वो बागिन अंधेरे में वहां पहुंच जाती है तो सबके लिए बड़ा खतरनाक हो जाता। ये 5 लोगों की जिंदगी का सवाल था। फिर भी कॉर्बेट बाघ की आवाज निकालकर बागिन को बुलाने का निर्णय लेते हैं। अपने फेफड़े पूरी तरह से भरकर वो जोर की आवाज निकालते हैं, जिसका जवाब वो बागिन तुरंत देती है और फिर यह सिलसिला कुछ देर तक चलता रहता है। कॉर्बेट ने इस बागिन का सामना करने की जगह पहले से ही सोच रखी थी। बागिन को एहसास दिलाने के लिए वो भी अपनी जगह बदल रहे हैं कि चलते थे और बाघ की आवाज निकालते थे।
अब उस जगह पहुंचकर ये अपने छिपने की जगह ढूंढना शुरू करते हैं। आपको मैं इस जगह का थोड़ा ब्यौरा देना चाहूंगा। थाक से रास्ता पहाड़ के शिखर से कुछ 400 गज नीचे एक समतल जमीन के टुकड़े से होकर निकलता है। ये कुछ 40 गज चौड़ा और 80 गज लंबा था। इसके दूसरे छोर पर एक खड़ा पत्थर है जो कि 4 फीट ऊंचा है। रास्ता इस पत्थर के नीचे से निकलता था। इस पत्थर के पीछे कॉर्बेट ने छिपने का सोचा था, पर यहां एक दिक्कत थी। उस पत्थर के उस पार बैठकर वो अच्छे से आगे देख नहीं पा रहे थे। तो पत्थर की दूसरी तरफ एक छोटी सी जगह थी जिस पर इन्होंने बैठने का सोचा। अपने आप को दाएं हाथ से सहारा देकर, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, बंदूक की नली को इन्होंने पत्थर के सबसे ऊपरी गोल हिस्से पर टिकाया, नली पर रुमाल बांधकर ताकि वो फिसले ना, और अपने 4 आदमियों को बकरियों समेत उस पत्थर के बिल्कुल इनके पीछे और कुछ 12 फीट नीचे बिठा दिया। बाघिन की आवाज के चलते ना तो आदमी ना ही बकरी ने अभी तक चूं भी की थी। बाघिन अब कुछ ही दूर थी और उसने कॉर्बेट की दिशा का बिल्कुल सटीक पता कर लिया था, पर दूरी का अनुमान थोड़ा गलत लगाया था और अपने साथी को वहां ना पाकर वो और गुस्सा हो रही थी और इतने पास से उसकी गुस्साई हुई दहाड़ रोंगटे खड़ा कर रही थी। अब वो इतना पास थी कि कॉर्बेट उसकी हर एक दहाड़ से पहले खींची हुई सांसें भी सुन पा रहे थे। अब बस कुछ ही सेकंड की रोशनी बची थी और इसी पल जैसे ही बाघिन ने आवाज लगाने के लिए सांस खींची, इन्होंने भी साथ में ही सांस खींचा और दोनों ने साथ में आवाज दी। इसकी तुरंत प्रतिक्रिया बाघिन ने की और जैसा कॉर्बेट ने सोचा था उसके विपरीत वो एकदम सामने से ना आने की बजाय थोड़ा बाईं ओर से झाड़ियों में से निकली। और जब कॉर्बेट को लगा कि वो कुछ ही पल में इनके ऊपर होगी, वो जोर से दहाड़ी और अपने बाईं ओर कुछ 5-6 कदम लिए, कॉर्बेट की तरफ देखते हुए। वो दहाड़ इतने पास से थी कि अगर कॉर्बेट टोपी पहने होते तो वो उनके सिर से नीचे गिर गई होती। उस पत्थर पर बैठकर कॉर्बेट बस एक ही दिशा में गोली चला सकते थे। किसी और दिशा में गोली चलाना संभव नहीं होता, क्योंकि उस पत्थर के ऊपर से गोलाकार होने की वजह से बंदूक हिलाई नहीं जा सकती थी। लेकिन बाघिन के वो आखिरी 5-6 कदम जो उसने अपनी बाईं ओर लिए थे, वो उसे बंदूक के निशाने पर ले आए थे। कॉर्बेट ने उसी पल बंदूक से एक गोली चलाई जो बाघिन की आंख के नीचे जाकर लगी। बंदूक हवा में थोड़ी सी उछली और उसी पल गलती से दूसरी गोली भी कॉर्बेट से चल पड़ी, जो कि बाघिन के गले में जाकर लगी। उस भारी बंदूक के रिकॉइल से वो नीचे अपने आदमियों के ऊपर जाकर गिरे। उन लोगों ने कॉर्बेट को पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया और उनकी बंदूक को भी टूटने से बचा लिया। दूसरी गोली के बाद बंदूक कॉर्बेट के जबड़े पर लगी थी, जिसकी वजह से 1 हफ्ते तक इन्हें तरल खाना ही खाना पड़ा। पर उसका इनको बिल्कुल भी दुख नहीं था, क्योंकि उन्हें बंदूक चलाने के साथ ही मालूम था कि वो आदमखोर बाघिन मारी जा चुकी है। वो पत्थर के उस ओर अपना दम तोड़ चुकी थी। कॉर्बेट ने उस इलाके के लोगों को एक खुशखबरी देने के लिए अपनी दूसरी बंदूक से 5 गोलियां हवा में चलाई। आसपास के लोग, जिन्हें कुछ पल पहले अपने घरों से निकालने में जंगली हाथी भी कम पड़ जाते, वो खुशी में बिना डर के अंधेरे में निकल कर यहाँ आ रहे थे। रात में कॉर्बेट ने उस बाघिन की खाल निकालनी शुरू की तो पाया कि इस बाघिन की दोनों टांगों पर देसी बंदूक से गोलियां चलाई गई थी। एक टांग सेप्टिक थी और यही कारण हो सकती थी इसका आदमखोर बनने का। दूसरी टांग का घाव ठीक हो चुका था। सुबह लोगों के उठने से पहले कॉर्बेट ने अपना सामान बांधा और अपने आदमियों के साथ अपने घर की तरफ 20 मील की पैदल यात्रा पर निकल गए। थाक का नरभक्षी कॉर्बेट का आखिरी आदमखोर शिकार था। ये 30 नवंबर 1938 को मारा गया था। कॉर्बेट इस समय 63 साल के थे। कमेंट्स में जरूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी। मैं जल्दी आऊंगा अपनी अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।